नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हार्टिकल्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कह रहा है, इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द रेड कलर डेवलप्ड इन द जेली। कह रहा है कि जब हम अपने फ्रूट की प्रोसेसिंग करते हैं तो फ्रूट की प्रोसेसिंग करते समय जेली के अंदर जो लाल कलर आता है वो किसकी वजह से आता है। ऑप्शन क्या क्या है। एडिशन ऑफ केएमएस केमिकल। केएमएस केमिकल को हम क्या कहते हैं, केएमएस केमिकल को हम बोलते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पोटेशियम मेटाबाई 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 सल्फेट बोलते हैं। इसको ऐड करने से लाल कलर आता है, या फिर एडिशन ऑफ सिंथेटिक फूड कलर, या फिर चीनी का चेयरिंग ऑफ शुगर यानी कि चीनी का झुलसना, या फिर प्रेजेंस ऑफ ब्रोमेलिन एंजाइम। तो आपको याद रखना है कि जब हम जेली बनाते हैं, जेली के अंदर जो कलर आता है वो कलर किसकी वजह से आता है। जब चीनी हमारी जल जाती है, जैसे जब हमको जेली बनाना होता है या जैम बनाना होता है तो उसके अंदर हमको सिरप मिलाना पड़ता है। सिरप मतलब चाशनी मिलानी पड़ती है, और वो चाशनी जैसे 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 टाइट होती जाती है वैसे वैसे उसका धीरे धीरे कलर कैसा होता जाता है, वैसे वैसे उसका कलर रेड की तरफ बढ़ता जाता है। समझ गए। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो याद रखना कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट एक इस तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है जिसको ज़्यादातर हम जो कलरलेस होते हैं, कलरलेस अगर हमको किसी चीज़ को प्रोड्यूस क्या करके रखना है, अगर कोई कलरलेस चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि वो प्रिजर्व करके हम रखें उस फ्रूट या वेजिटेबल को और उसका कलर चेंज ना हो, तो कलरलेस होने की वजह से इसको हम एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। समझ लिए बेटा यहाँ तक। इसके अलावा सिंथेटिक फूड कलर, कई बार हमको अच्छा सा कलर देने के लिए सिंथेटिक फूड कलर ऐड करना ही पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रोमेलिन एंजाइम लिखा है, तो ब्रोमेलिन एंजाइम आपको याद रखना है कि ये जो ब्रोमेलिन एंजाइम होता है ये आपको पाइन एप्पल के अंदर देखने को मिलता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लीची फ्रूट इज कंज्यूम एज इट्स एडिबल पोर्शन। लीची के फल में कौन सा विशिष्ट भाग उसके खाने योग्य भाग के रूप में खाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है। एंडोस्पर्म है, फ्लेसी एरिल है, थैलेमस है, और इसके अलावा जूसी सीड कोट है। तो याद रखना है आप कि जो लीची होता है इसका हम फ्लेसी एरिल खाते हैं, ऊपर से छिलका निकाल देते हैं, सीड के ऊपर जो लगता मीजोकार्प जैसा है, लेकिन वो मीजोकार्प नहीं होता है, वो एरिल होता है, उसी को हम लोग खाते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है इंडोकार्प। इंडोकार्प हम खाते हैं किसका, कोकोनट का। कोकोनट एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रूट होता है, कोकोनट का हम क्या खाते हैं, इंडोकार्प खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेटा लिखा है थैलेमस। थैलेमस याद रखना कि इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसमें जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है, एप्पल, और इसके अलावा जो पियर होता है ये दोनों का हम थैलेमस खाते हैं। जूसी सीड कोट किसका खाया जाता है। जूसी सीड कोट आपको पता होना चाहिए कि जो पोमग्रेनेट होता है, पोमोग्रेनेट, इसका हम पोमोग्रेनेट का खाते हैं। क्या खाते हैं, जूसी सीड कोट खाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लाइंडनेस ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ अ कर्ड और हेड प्राइमरली अफेक्ट्स व्हिच क्रॉप एंड इज कॉज्ड बाय व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर। कह रहा है कि ब्लाइंडनेस एक शारीरिक विकार जिसकी पहचान कर्ड या फिर सिर की अनुपस्थिति है, मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करती है और किस
पर्यावरणिक कारक के वजह से होता है। तो याद रखना है बेटा कि जो ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलती है, ये किसके अंदर होती है? ये ब्लाइंडनेस आपको कोल क्रॉप के अंदर देखने को मिलती है। और ये किसकी वजह से होता है? ये फ्रॉस्ट की वजह से होता है। यानी कि जब पाला पड़ने लगता है, तो पाला पड़ते समय क्या होता है, इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, जहाँ पर आगे चलकर गांठ गोभी, पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी का निर्माण होना था, वो क्या हो जाता है, वो टर्मिनल बड जो होती है, वो डैमेज हो जाती है फ्रॉस्ट की वजह से। इसकी वजह से फिर वहाँ पर हमको एडिबल पार्ट देखने को नहीं मिलता। समझ गए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर कैलीफ्लावर और ड्यू टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी नहीं होता, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन डिफिशियंसी से कैलीफ्लावर के अंदर क्या होता है, इसको याद रखना कि बटनिंग होता है। क्या होता है? बटनिंग आपको देखने को मिलता है। जब हम कैलीफ्लावर की खेती करते हैं और नाइट्रोजन कम डालते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, खूब छोटे-छोटे हमको गोभी देखने को मिलते हैं। इतने छोटे-छोटे से गोभी के आपको कंद देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पोटैटो ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी, अगर हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं आलू को, और आलू को हमने जहाँ स्टोर कर रखा है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ब्लैक हर्ट आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लैक हर्ट देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम आलू को मार्केट से लेके आके खाते हैं, यानी कि सब्जी को जब हम काटते हैं, तो आलू हमको अंदर से काला-काला दिखाई देता है। वो काला-काला क्यों होता है? वो ब्लैक हर्ट की वजह से होता है। समझ गए? इसके अलावा ओनियन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ओनियन जो होता है, ओनियन के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ओनियन के अंदर जो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, ये होता है बेटा बोल्टिंग। क्या होता है बेटा? ये बोल्टिंग होता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि among plantation crops, how is tea predominantly propagated for commercial cultivation? रोपड़ फसलों में व्यावसायिक खेती के लिए चाय का मुख्य रूप से प्रबंधन कैसे किया जाता है? सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो चाय होता है, इसका प्रोपोगेशन किस तरह से किया जाता है, बस यही आपको बता देना है। सॉफ्ट वुड कटिंग से, या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन से, या विनियर ग्राफ्टिंग से, या फिर सीड से। तो याद रखना कि जो चाय होता है, टी का जो कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन होता है, वो सॉफ्ट वुड कटिंग होता है। इसके जो टर्मिनल पत्तियां होती हैं, उसके जस्ट नीचे से इसका हम एक छोटा सा डंठल ले लेते हैं और उसको ले जाके लगा देते हैं। उसी से हमारी फसल तैयार हो जाती है। समझ गए? माइक्रो प्रोपोगेशन की बात करें, तो माइक्रो प्रोपोगेशन जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम टिश्यू कल्चर के नाम से इसको टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। और टिश्यू कल्चर से आपको पपाया जो है, पपाया पपाया के अंदर प्रोपोगेशन होता है। वैसे कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि पपाया के अंदर इस तरीके से प्रोपोगेशन होता है। अगर और कोई पूछे तो आपको याद रखना है कि जो ऑर्किड होता है ना, ऑर्किड ऑर्किड एक तरीके का हमारा फ्लावर क्रॉप होता है। इसके अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड से इसके अंदर प्रोपोगेशन किया जाता है। फिर इसके अलावा बीनियर ग्राफ्टिंग है। तो बीनियर ग्राफ्टिंग याद रखना कि मैंगो के अंदर बीनियर ग्राफ्टिंग होता है। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मैंगो के अंदर इनार्चिंग होता है। इनार्चिंग भी आपको कहीं-कहीं पर देखने को मिल जाता है। बाकी सीड से प्रोपोगेशन कहाँ-कहाँ पर होता है? सीड से प्रोपोगेशन एक तो पपाया में होता है। इसके अलावा किसके अंदर होता है? पपाया के अंदर होता है। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में जो फ्रूट हमारी है, फ्रूट क्रॉप में। बाकी अगर कोई आपको याद आ रहा होगा तो आप बताना। बाकी हमको पपाया के अलावा और कोई फ़िलहाल अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी जैसे करने को तो हम सीड से प्रोपोगेशन बहुत फसलों का कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन केवल हमको इस समय पर पपाया याद आ रहा है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर हमको फ्रूट टाइप दिया गया है और यहाँ पर उनका फ्रूट दिए गए हैं। जैसे पोम टाइप का फ्रूट किसका होता है, ये आपको याद रखना है कि जो पोम टाइप का फ्रूट होता है वो एप्पल का होता है। बेलोस्टा किसका होता है? तो बेलोस्टा याद रखना है कि जो पोमोग्रेनेट होता है, पोमोग्रेनेट का बेलोस्टा होता है। सोरोसिस किसका होता है? सोरोसिस याद रखना कि पाइनएप्पल का होता है। और पेपो किसका होता है? पेपो याद रखना कि वाटरमेलन का होता है, वाटरमेलन का होता है। इसके अलावा जो खीरा होता है, खीरा का होता है। इसके अलावा अगर आप याद करो तो खरबूज जो होता है ना, खरबूज का होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे से याद करना चाहो तो याद कर लेना, जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, कद्दू वर्गीय फसलें, उन सब के अंदर लगभग पेपो टाइप का ही आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्रूट टाइप देखने को मिलता है। तो ए किस पे जा रहा है बेटा? ए जा रहा है थर्ड पर।
ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, पहला गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया। इसके अलावा क्या है, बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई कन्फ्यूज़न? आगे देखते हैं क्या लिख रहा है, ICTH। तो सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। CITH। CITH क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर है, अगर ये टेम्परेट है तो बच्चे को पता होगा कि अगर ये टेम्परेट है तो कहाँ पर जाएगा, या श्रीनगर चला जाएगा। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पर है, वेजिटेबल रिसर्च जो है ये वाराणसी में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा CTCRI। CTCRI बोले तो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, याद रखना कि ये तिरुवनंतपुरम में है। इसके अलावा CPCRI यानी कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये केसरगढ़ केरला में है। समझ गए यहाँ तक बात? तो ए किस पे जा रहा है, ए थर्ड पर जा रहा है, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी सी गलत हो गया और ए गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फोर्थ पे जा रहा है, बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ दी गई हैं और यहाँ पर क्रॉप दी गई हैं कि कौन से क्रॉप की कौन सी वेराइटी है, आपको इसी को मैच करना है। तो याद रखना कि जो पूसा रूबी वेराइटी है, ये किसकी है, पूसा रूबी बेटा टमाटर की वेराइटी होती है। इसके अलावा जो पूसा स्नोबॉल है, पूसा स्नोबॉल, इसके अलावा पूसा स्नोबॉल 16, ये सभी के सभी कैसे वेराइटी हैं, ये होती हैं बेटा कैलीफ्लावर की वेराइटी होती है और सेल्फ ब्लांचिंग वेराइटी होती हैं। इसके अलावा पजेरो की बात करते हैं, तो पजेरो किसकी वेराइटी होती है, पजेरो स्ट्रॉबेरी की वेराइटी होती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ बोलेरो किसकी वेराइटी है, कमेंट बॉक्स में छाप दो, बताओ कि बोलेरो किसकी वेराइटी है। इसके अलावा क्रिकेट बॉल किसकी वेराइटी होती है, क्रिकेट बॉल बेटा होती है सपोटा की वेराइटी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है फोर्थ पर, तो ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, यानी कि बी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। इसके अलावा बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है बेटा थर्ड पर, तो बी थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है हाउस फ्लाई और यहाँ पर दिया गया है एजेंट और यहाँ पर दिया गया है क्रॉप। कहने का मतलब यह है पॉलिनेटिक एजेंट दिए गए हैं, यानी कि परागण करने वाले कौन कौन से जीव होते हैं, किस तरीके से परागण होता है और कौन कौन सी फसल में। जैसे यहाँ पर दिया गया है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई जो बेटा पॉलिनेशन करता है वो किसके अंदर करता है, याद रखना कि हाउस फ्लाई जो होता है वो मैंगो के अंदर पॉलिनेशन करता है। और जब ये किसी इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटमोफिलस हम पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, तब हम उसको बेटा एंटमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेटा है फिग वस्प। जो फिग वस्प होता है, इसको याद रखना कि फिग वस्प जो होता है ये किसके अंदर करता है, नाम से पता चल रहा फिग वस्प है, तो ये जो फिग होता है इसके अंदर आपको ये पॉलिनेशन करता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा जो वीविल होता है, वीविल के लिए आपको याद रखना है कि जो वीविल होता है ये किसके अंदर करता है, वीविल जो होता है बेटा ये प्लांटेशन क्रॉप जो हमारी ऑयल पाम वाली फसल होती है इसके अंदर क्या करवाता है, ये पॉलिनेशन करवाता है। इसके अलावा हनी बी के बारे में बात करें तो हनी बी किसके अंदर कराता है, हनी बी जो होता है ये ओनियन के अंदर कराता है। समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल सीधा सीधा ही इसको मैच करवा दिया, इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं था। तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए फर्स्ट पे जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे गलत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन देयर राइपनिंग कंडीशन एंड फोटो पीरियड, यानी कि फलों के पकने की स्थिति और प्रकाश चाल के आधार पर वर्गीकरण से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, विचार करेंगे और विचार करके बताएंगे कि आखिर इनमें से गलत कौन सा है। यही हमसे गलत पूछा जा रहा है, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंगो एंड बनाना, क्या कह रहा है, मैंगो एंड बनाना आर क्लासिफाइज एज ए क्लाइमेक्टिक फ्रूट। मैंगो और बनाना क्लाइमेक्टिक फ्रूट होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी हार्वेस्टिंग के बाद भी इनको हम पका सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज दे कैन राइपन आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम द प्लांट, बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है, सिट्रस एंड ग्रेप आर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट दैट डू नॉट राइपन फर्दर आफ्टर
पिकिंग, ये जो ग्रेप होता है और इसके अलावा जो सिट्रस होता है, ये दोनों के दोनों नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। तो ये भी बात ही सही है। इसके अलावा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, तो आप उसको भी लिख लेना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, मैंगो, और इसके अलावा बनाना दिया गया है। तो मैंगो, बनाना, इसके अलावा याद रख लेना जो सपोटा होता है ये भी क्लाइमेट्रिक होता है। इसके अलावा जो गुआवा होता है ये भी क्लाइमेट्रिक होता है। इसके अलावा जो एप्पल है ये भी क्लाइमेट्रिक होता है। फिर याद रखना जो फिग होता है ये भी क्लाइमेट्रिक होता है। फिर जो प्लम होता है ये भी क्लाइमेट्रिक होता है। और इसके अलावा जो पीच होता है ये भी क्लाइमेट्रिक ही होता है। इसके अलावा याद रखना कि जो पपाया होता है ना, पपाया, ये भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट ही होता है। इसके अलावा सिट्रस और ग्रेप ये नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको याद रखना है, सिट्रस और ग्रेप के अलावा जैसे पाइन एप्पल होता है, क्या होता है, पाइन एप्पल, ये नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। इसके अलावा याद रखना कि जो पोमोग्रेनेट होता है यानी कि अनार, ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। इसके अलावा लीची होता है, लीची को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखना कि जो लीची होता है ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। इसके अलावा याद रखना कि जो बेर होता है ये भी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। समझ गए? तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। इसके अलावा कौन सी बात कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि पपाया एंड गुआवा आर स्ट्रिक्टली क्लासिफाइड एज शॉर्ट डे प्लांट। जो पपाया और गुआवा होता है इसको हम शॉर्ट डे प्लांट के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो ये बात जो कही जा रही है वो बेटा गलत है, क्योंकि पपाया और जो गुआवा होते हैं ये शॉर्ट डे प्लांट नहीं होते हैं, अपितु ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं डे न्यूट्रल। कैसे होते हैं ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो ये बात हो गई गलत, हमको गलत ही खोजना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स फाउंड इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। कह रहा है कि बागवानी फसलों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों और एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमको यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन देख के और बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। टॉपिक क्या था, हमको देखना था, हमको केवल देखना था कि कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड और एंजाइम कौन कौन से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में पाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं किसकी, पहले बात करते हैं ओलियोरेसिन के बारे में। तो ओलियोरेसिन जो होता है इज अ हाईली वैल्यूएबल कॉमर्शियल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चिली सीड। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही है कि जो ओलियोरेसिन होता है बेटा, ये एक तरीके का कंसनट्रेटेड फ्लूइड फ्लेवर होता है, जो कि लिक्विड फ्लेवर होता है, जो कि किसके अंदर से निकाला जाता है, जो कि आपको चिली के अंदर से देखने को मिल जाता है। जो चिली का सीड होता है उसके अंदर से इसको निकाला जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है कैटेचोल। कैटेचोल एक्ट एज ए नेचुरली अकरिंग एंटी फंगल फैक्टर इन ओनियन। कैटेचोल इसके अंदर पाया जाता है, ये एक तरीके का एंटी फंगल फैक्टर होता है ओनियन का। ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन इज ए क्या कहते हैं इसको, प्रोटियोलाइटिक। ब्रोमेलिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया। तो ये जो ब्रोमेलिन होता है बेटा, ये पपाया से नहीं पाया जाता है। ये किसके अंदर से पाया जाता है, ये पाइन एप्पल से पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है ये पाइन एप्पल से पाया जाता है। पपाया से तो पपाइन नाम का एंजाइम निकाला जाता है। तो ये बात गलत हो गई, हमको सही खोजना था, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल ओरिजिन सेंटर ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप। विभिन्न बागवानी फसलों के भौगोलिक उत्पत्ति केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, देखना है और बताना है कि आखिर इनमें से गलत कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है द ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट पाम इज हिस्टोरिकली ट्रेस्ड टू इराक। यानी कि खजूर का उत्पत्ति स्थान ऐतिहासिक रूप से इराक माना जाता है। बिल्कुल सही है, इराक में ही इसको ओरिजिनेट किया हुआ माना जाता है। इसके अलावा कुकम्बर और ऑर्किड आर शेयर इंडिया एंड देयर नेटिव सेंटर ऑफ ओरिजिन। बिल्कुल सही है, कुकम्बर और ऑर्किड जो है इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पर है, ऑर्किड है। इसके अलावा याद रखना जो बेर होता है
क्या होता है, सॉरी बेर नहीं, बेल, बेल होता है। बेल के अलावा याद रखना फालसा होता है। फालसा के अलावा याद रखना जो कागजी लाइम होता है, कागजी लाइम, कागजी लाइम के अलावा याद करना इसबगोल होता है। इसबगोल, इसबगोल क्या होता है, ये मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके अलावा याद रखना सर्पगंधा होता है। क्या होता है, सर्पगंधा, रोवेल्फिया सर्पेंटाइना इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसके अलावा बेटा जैक फ्रूट याद रखना, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कटहल बोलते हैं। तो जैक फ्रूट, ये सभी के सभी कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये सभी के सभी बेटा इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। समझ गए, तो पहली भी बात सही थी, दूसरी भी बात सही थी। तीसरी बात देख लेते हैं क्या कह रहा है, वाटरमेलन इज ए नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका। वाटरमेलन जो है ये ट्रॉपिकल अमेरिका बोल रहा है, तो ट्रॉपिकल अमेरिका नहीं है बेटा, आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल अफ्रीका है। क्या है, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस होता है। समझ गए, तो ये बात हो गई गलत, हमको गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्स फॉर्म एंड फ्लोरल मॉडिफिकेशन इन कोकोरबिटेसियस क्रॉप्स। कोकोरबिटेसी फसलों में लिंग रूपों और पुष्प संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये 3 कथन दिए गए हैं, बताना क्या है, इनमें से करेक्ट कौन सा है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है द सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंटेड गार्ड इज डायोसियस रिक्वायरिंग सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट और फ्रूट फॉर फ्रूट सेटिंग। ये बात जो कह रहा है बेटा ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बेटा पॉइंटेड गार्ड होता है, पॉइंटेड गार्ड किस तरीके से होता है, ये डायोसियस होता है। डायोसियस का सीधा सीधा मतलब क्या है, ये कैसा होता है, डायोसियस का मतलब ये है कि ये एक लिंगी होता है, एक पौधे पर केवल एक लिंग पाया जाएगा। हमको 2 पौधे चाहिए, मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पर होते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सेक्स फॉर्म ऑफ कोकुम्बर इज नेचुरली मोनोसियस। कह रहा है कि खीरे का लिंग रूप प्राकृतिक रूप से मोनोसियस होता है। जो खीरा होता है ये कैसा होता है, खीरा बोल रहा है कि मोनोसियस होता है। मोनोसियस कहने का मतलब ये है कि इसके मेल और जो फीमेल होते हैं वो सेम प्लांट पर अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है, द सेक्स रेशियो इन कोकोरबिट्स कैन बी आर्टिफिशियली मॉडिफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर कई बार ऐसा हमको लगता है कि मेल की संख्या ज़्यादा हो रही है, मेल फ्लावर ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर मेल फ्लावर पे हमको फ्रूट देखने को तो मिलता नहीं है, तो इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करना होता है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं तो इससे मेल फूलों की संख्या घट जाती है और फीमेल फूलों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये बात जो है ये भी बात बिल्कुल सही है, हमको करेक्ट खोजना था, यहाँ तो तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई समस्या, आगे बढ़ लेते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है डिसऑर्डर नोन एज ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज ट्रिगर्ड बाय ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। थोड़ी देर पहले ही बताया था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। द ट्यूबराइजेशन प्रोसेस ऑफ पोटैटो रिक्वायर्स शॉर्ट डे लेंथ कंडीशन। जो ट्यूबराइजेशन होता है पोटैटो के अंदर ये शॉर्ट डे लेंथ में होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाता है वैसे ही ट्यूबराइजेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। बिल्कुल सही है, इसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक हार्ट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर ट्यूबराइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो बातें भले दोनों की दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो तालमेल नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, यानी कि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ एम्ब्रॉय अबॉर्शन। कहने का मतलब ये है कि जो बनाना होता है, पहले समय पे क्या होता था, आज से लगभग ऐसा समझो कि दादा बाबा के समय पे जब लोग बनाना खाते थे तो उस बनाने में छोटे छोटे से सीड होते थे। जैसे तरबूज जब खाते हो तो उसमें सीड होते थे, वैसे छोटे छोटे से सीड होते थे। लेकिन अब अगर आप बनाना खाते हो तो बनाना में आपको सीड देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बनाना के अंदर जो सीडलेसनेस आपको देखने को मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, वो मिलती है एम्ब्रॉय अबॉर्शन की वजह से। ये बात बिल्कुल सही है, जो एम्ब्रॉय होता है बनाना का वो अबॉर्ट हो जाता है। अबॉर्ट कैसे हो जाता है, उसके अंदर प्रॉपर पॉलिनेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, लेकिन
जो एम्ब्रॉय होगा वो आगे बढ़ता ही नहीं है, वो अबॉर्ट हो जाता है। तो अबॉर्ट हो जाएगा तो वो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए कभी आप केला खाओगे तो आप देखोगे केले के अंदर जहाँ पर सीड लगना होता है वहाँ पर हल्का-सा छोटा-सा काला-सा एक चीज़ दिखता है, वो अबॉर्ट हुआ है, एम्ब्रॉय रहता है। समझ गए? तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी तरीके से इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगला कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज साइंटिफिकली नोन एज पार्थिनोकार्पी। जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तब उसको बेटा हम एपोमैक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज एपोमैक्सिस। क्या कहते हैं उसको? उसको हम एपोमैक्सिस बोलते हैं। समझ गए? फिर पार्थिनोकार्पी किसको बोलते हैं? तो पार्थिनोकार्पी याद रखना कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ गए? तो ये बात हो जाएगी गलत। असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक मजा आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बनाना इज कंसिडर्ड हाईली सुटेबल इंटरक्रॉप टू बी ग्रोन इन ए कोकोनट ऑर्चर्ड। कह रहा है कि नारियल के बगीचे में उगने के लिए केलों को एक अत्यधिक उपयुक्त अंतः फसल माना जाता है। नारियल के खेत में हम क्या लगाते हैं? बनाना लगाते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टी मल्टी स्टोरेज जो क्रॉपिंग होती है उसके अंदर मैंने इसको कई बार एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया हुआ है। समझ गए? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा जो बनाना होता है इसको हम मैंगो में भी लगा सकते हैं। मैंगो का जब इनिशियल स्टेज होता है, जब मैंगो बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं होता है, उस कंडीशन में भी हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई? इसके अलावा क्या है? मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम व्हिच यूटिलाइज वेयरिंग कैनोपी हाइट आर वेरी पॉपुलर एंड इफेक्टिव इन कोकोनट प्लांटेशन। कह रहा है कि बहुमंजिला फसल प्रणालियाँ जो अलग-अलग छत्र ऊंचाइयों का उपयोग करती हैं, नारियल के बागानों में बहुत लोकप्रिय और प्रभावी होती हैं। यहाँ पर ये बात जो कह रहा है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाईली सूटेबल होता है इंटरक्रॉप के लिए, और यहाँ पर बता रहा है कि क्यों सूटेबल होता है। क्योंकि इनकी हाइट और कैनोपी अलग-अलग होती है, इस वजह से सूटेबल होता है। तो यहाँ पर असर्शन में बोल रहा है कि कारण, और यहाँ पर उसका असर्शन बोल रहा है अभिकथन, और उसका रीजन भी दे रहा है। क्यों? जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो बनाना है वो कोकोनट के लिए बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो बनाना होता है उसकी हाइट कम होती है और कोकोनट की हाइट ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। तो इसीलिए हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं बेटा बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ते समय अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि असर्शन और रीजन क्यों गलत हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लगा दिया। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, बच्चे केवल और केवल क्या करते हैं? वीडियो को प्ले कर लेते हैं और वो सुनते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हमको लगता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम वास्तव में बेटा पढ़ नहीं रहे होते हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है, मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ, अगर आप हमसे पढ़े होंगे, तो मैं बार-बार आपसे यही कहता हूँ कि बेटा जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया करे, आप क्वेश्चन को तुरंत रोक दिया करो। मैं इसलिए लाइव क्लास नहीं लेता, क्योंकि लाइव में फिर मैं इंतज़ार कराऊँ, ये कराऊँ, वो कराऊँ। उसके अलावा थोड़ा-सा इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने वो नहीं लगवाया है ऑप्टिकल फाइबर केबल, हो सकता है फ्यूचर में लगवा लूँ। अभी ट्रांसफ़र होने वाला है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद मैं लगवा लूँगा। अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बार-बार ट्रांसफ़र होना होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपको थोड़ा-सा ये समझना है कि ऑनलाइन क्लास तो मैं नहीं ले रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वीडियो जब आपके पास आता है, तो वीडियो को आपको पॉज़ करके पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो को रोको, कायदे से क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज़ करो और फिर आंसर दो। उसके बाद फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनो। अगर गलत हो रहा है, तो क्यों गलत हो रहा है, उसको यहाँ पर रिवाइज़ कर लो, सीख लो। क्वेश्चन को अटेंड करने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगर हमसे गलती हो रही है, तो क्यों गलती हो रही है? हमारा कौन-सा पोर्शन ऐसा है जो वीक है? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ोगे तो ही काम चलेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वेजिटेबल फोर्सिंग इज डिफाइंड एज द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रिजर्व
फूड प्रोडक्ट वेजिटेबल फोर्सिंग को संरक्षित खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों के पूर्ण निष्कासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात गलत कही जा रही है, क्योंकि अगर हम टोटल एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसको तो हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, जिसको हम एसेप्सिस बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा एसेप्सिस बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग नहीं कहा जाता है। समझ गए? इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल बाय एडिंग देयर नेचुरल ग्रोइंग एनवायरनमेंट इज नोन एज वेजिटेबल फोर्सिंग। यहाँ पर वेजिटेबल फोर्सिंग के बारे में सही लिख रहा है। समझ गए? तो असर्शन हो गया गलत और रीजन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। Asepsis is defined as the total exclusion of microorganisms from preserved food product। अगर हमको बेटा कोई प्रिजर्व फूड है, अगर उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी तो वो सत्यानाश करेगा, हमारे फूड को जो हमने स्टोर करके रखा है उसको खराब करेगा। तो इसको हम क्या करना होता है, हमको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको तुरंत मारना होता है, एक्सक्लूड करना होता है, उनको क्या करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसेप्सिस बोलते हैं। समझ गए? तो असर्शन तो गलत हो गया लेकिन रीजन सही है। असर्शन फॉल्स एंड रीजन टू ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड ट्रेड्स एसोसिएशंस। निम्नलिखित फसल उत्पादन और लक्षण संघों में से गलत जोड़े की पहचान करना। यहाँ पर हमको ये 4 चीजें दी गई हैं, पढ़ना और बताना। सैफरॉन क्या कह रहा है? कह रहा है सैफरॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मा। बिल्कुल सही है। सैफरॉन जो होता है वो स्टाइल और स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, वर्तिकाग्र और इसके अलावा वर्तिका होता है, यानी कि मेल और फीमेल इसका जो पार्ट होता है उसी को हम यूज करते हैं सैफरॉन यानी केसर के तौर पर। काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। समझ गए? किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसका होता है? जो क्रोकस फ्लावर होता है ना, क्रोकस फ्लावर से सैफरॉन निकाला जाता है। समझ गए? इसके अलावा हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल सही बात। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस का हार्ड फ्रूट किसकी वजह से होता है? यहाँ पर बोल रहा है सिट्रस का जो हार्ड फ्रूट होता है वो किसकी वजह से होता है? वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा अल्फांसो मैंगो की वैरायटी है जो कि ग्रोन मोस्टली इन गुजरात। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये गुजरात में नहीं ग्रो कराया जाता है, इसको ज़्यादातर बेटा महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है। समझ गए? तो हमको मिसमैच या इनकरेक्ट खोजना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बटनिंग इन कैलीफ्लावर, यहाँ पर क्या खोजना है? यहाँ पर गलत, यहाँ पर सही खोजना है। बटनिंग इन कैलीफ्लावर, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी तो कुछ और होता है। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से व्हिप टेल हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हिप टेल हो जाता है। फिर बटनिंग कैलीफ्लावर किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। बोल्टिंग इन ओनियन हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। बोल्टिंग बेटा देखो, बोल्टिंग से संबंधित कई बार कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं फ्रॉस्ट की वजह से होता है। वैसे जो नीमराज सुंडा जी की बुक है उसमें हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन अगर हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं या अदर बुक से देखते हैं तो फ्रॉस्ट कंडीशन, फ्रॉस्ट टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वैसे अगर आपको एग्जाम में देखना को मिले तो आपको फ्रॉस्ट के साथ ही जाना है, तो यहाँ पर हाई नहीं होगा, यहाँ पर फ्रॉस्ट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जिसने टाइप किया है उसने क्वेश्चन नीमराज सुंदर जी की बुक से ही टाइप किया था, तो मुझे लग रहा है उसने ये सत्यानाश कर दिया है फ्रॉस्ट। और मुझे लग रहा है कि मैं शायद पीछे क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर भी आया था, तो मैंने बताया नहीं। यहाँ पर मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ कि फ्रॉस्ट की वजह से होता है बोल्टिंग। बोल्टिंग बोले तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऊपर आपको ऐसा गदानुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, इस तरीके से ऐसे बोल्टिंग होती है। समझ गए? प्याज में ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो ये पाले की वजह से होता है, ना कि हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये बात जो है, ये बात क्या हो जाएगी, ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। समझ गए? इसके अलावा क्या है? ब्लाइंडनेस इन कोल क्रॉप। अब ब्लाइंडनेस इन कोल क्रॉप किसकी वजह से हो रहा है? ये नाइट्रोजन के डिफिशियंसी से हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है। ये ब्लाइंडनेस इन कोल क्रॉप जो होता है ये भी फ्रॉस्ट की वजह से ही होता है। भी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसी लेक्चर में बताया था। तो ये भी बात गलत हो गई, सब गलत हो गया। फिर फोर्किंग इन कैलीफ्लावर जिंक डिफिशियंसी से हो रहा है।
तो ये फोर्किंग बेटा जो होता है कैरेट के अंदर जो फोर्किंग होता है यानी कि गाजर का फट जाना। जो गाजर होता है वो उसके ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, मतलब वो उसमें जो गाजर होता है ना, गाजर ऐसे लगता है कि जैसे वो क्या हो गई है, गाजर ऐसे लगता है जैसे वो मूसला जड़ बन गई है। तो ये गाजर के अंदर जो फोर्किंग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बेटा कॉम्पैक्ट सॉइल की वजह से। किसकी वजह से होता है, कॉम्पैक्ट सॉइल की वजह से आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सब के सब गलत हो गए। सब क्यों गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉस्ट वाला कंडीशन जो है वो सही होना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर वैसे बी इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या खोजना है, यहाँ पर बेटा हमको गलत खोजना है, इनकरेक्ट कौन सा है, चलिए खोज लेते हैं। ओकरा फ्रूट, फ्रूट ऑफ ओकरा को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अलावा रोज के फ्रूट को हम हेस्प बोलते हैं, ये भी सही है। पाइन एप्पल के फ्रूट को फोरोसिस बोलते हैं, ये भी सही है। कैरेट के फ्रूट को हम पेरियोप्सिस बोलते हैं, गलत है। पेरियोप्सिस जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनके फ्रूट को हम पेरियोप्सिस बोलते हैं। फिर कैरेट को हम क्या बोलते हैं, कैरेट का जो फ्रूट होता है इसको हम बेटा बोलते हैं सीजोकार्प। इसका जो फ्रूट होता है यानी कि इसका जो फ्रूट या फिर सीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा सीजोकार्प बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको, इसको सीजोकार्प कहा जाता है। समझ गए, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, गलत खोजना था खोज लिया, डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है क्या, इसमें से सही कौन सा है, कर लेते हैं। क्या क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड क्लाइमेट्रिक रिक्वायरमेंट एंड फोटो पीरियड। यानी कि ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है, ट्रॉपिकल फ्रूट बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल है, बिल्कुल गलत बात है। ट्रॉपिकल फ्रूट नहीं होता है, ये टेम्परेट होता है। कैसा होता है, ये टेम्परेट होता है। ये शीत जो शीत वाले ठंडे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। ये टेम्परेट फ्रूट होता है। ट्रॉपिकल फ्रूट के अंदर आपको मैंगो देखने को मिलता है, पपाया देखने को मिलता है, कैजू देखने को मिलता है। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट बोल रहा है कि गुआवा होता है, बिल्कुल सही है, जो गुआवा है। इसके अलावा पपाया होता है, ये दोनों को दोनों बेटा डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। इसके अलावा क्या है, तो हमको सही खोजना था, हमने खोज लिया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल फ्रूट के लिए बोल रहा है स्ट्रॉबेरी, तो जो स्ट्रॉबेरी होता है स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा जो होता है क्या कहते हैं उसको एप्पल, एप्पल के अलावा आलमंड, ये सभी के सभी कैसे होते हैं बेटा, ये सभी के सभी टेम्परेट होते हैं। कैसे होते हैं ये सभी के सभी ये टेम्परेट होते हैं। समझ गए। क्लाइमेट्रिक फ्रूट में लीची लिख रहा है, तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट में लीची नहीं होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ये नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। कैसा होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट ये होता है। समझ गए यहाँ तक। बाकी मैंने क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको बता रखी है। लीची में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इसको 2 बार पूछ लिया। तो हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी जानकारी दी गई है, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देख के अपना अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को भी आप देख के अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बाकी अगर आपको EGTA से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करने हैं, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को ढेर सारा सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी। इस प्लेलिस्ट को आप देख के प्रॉपर तरीके से EGTA की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कराई गई है। यहाँ पर ढेर सारी वीडियो आपको दिख रही होगी, पूरी की पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही होगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।